सुदीप कहता है, मैंने इतने दिनों में उसकी छमिया को अपनी तरफ कर लिया है। आज फाइनली मैं उसे अपना बनाने जा रहा हूँ। फिर हम उसे ही इन सब के सामने खड़ा कर देंगे, जिससे वो खुद अपने पति के खिलाफ गवाही देगी। उसकी इस बात को सुनकर प्रतिमा जी बोली, अरे वाह, ये तो तूने कमाल कर दिया। मैं बस ये सबूत को एक बार देख लेती हूँ, फिर मैं भी चली जाऊँगी। उसकी इस बात को सुनकर सुदीप ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वहाँ से अपने कमरे में चला गया। कमरे में आने के बाद उसने अपने आप को चमकाना शुरू किया। अच्छे से कपड़े पहने, भर भर कर परफ्यूम लगाया और फिर निकल गया। अनीसा एक मॉल के बाहर खड़ी थी। उसने एक मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना हुआ था, पैरों में लॉन्ग बूट्स जो उसके घुटनों तक थे। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रही थी। कुछ ही देर में एक कार आकर उसके पास रुकती है, जिसमें से सुदीप उसे देखकर लार टपकाने लगता है। ये देखकर वो सुदीप का ध्यान हटाने के लिए उसे हाथ हिलाकर हाय करती है, जिससे सुदीप कार से निकलकर बाहर आता है और उसे देखते हुए कहता है, आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने मन ही मन कहा, हाँ बेटा, वो तो लगना ही था, क्योंकि आज सारा दिन जब तक काम नहीं हो जाता तब तक तुझे मेरे साथ जो घूमना है। फिर उसने सामने बड़े अदा के साथ कहा, सिर्फ आज ही मैं अच्छी लग रही हूँ। उसकी इस बात पर सुदीप कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम तो हमेशा ही बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने नकली मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, बहुत हो गई मेरी तारीफ। चलो अब हम अंदर चलते हैं, शॉपिंग भी तो करनी है ना। उसकी इस बात पर सुदीप जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, चलो हम अंदर चलते हैं। कहते हुए वो आगे बढ़ गया। अनीसा उसके पीछे पीछे आते हुए खुद से बोली, एथिक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कहते हुए वो भी उसके पीछे बढ़ गई। मॉल के अंदर आकर सुदीप ने कहा, बेबी, तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है आराम से करो और बिल की चिंता मत करना। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा कहती है, उस बेबी, मैं ना शॉपिंग करते समय बिल पर कभी भी ध्यान नहीं देती, और वैसे भी आज तो तुम मेरे साथ आए हो तो मैं क्यों ध्यान दूँ इस पर। उसकी इस बात को सुनकर सुदीप हंस दिया और बोला, ज़रूर ज़रूर। उसकी इस बात पर अनीसा ने एक जहरीली सी मुस्कान दे दी और फिर वहाँ से एलवी के स्टोर की तरफ बढ़ गई। वहाँ से उसने एक 8 लाख का हैंडबैग लिया। फिर वहाँ से निकलकर पराडा और गुची जैसे ब्रांड्स में गई। वहाँ से भी उसने कुछ शॉपिंग की। ऐसे ही वो कई सारे स्टोर में गई और वहाँ जो भी उसे दिख रहा था सबको उठाती गई। जल्दी ही उसने लगभग 30 से 35 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली थी। जब भी सुदीप के सामने आया तो उसे देखकर उसे हार्ट अटैक आते आते बचा। उसने खुद से कहा, अरे बाप रे, कुछ ही देर में इतना बिल। अगर ये थोड़ी देर तक और यहाँ रही तो पता नहीं मेरा क्या होगा। कहते हुए उसने बिल किया और उसके पास आते हुए बोला, बेबी चलो हम लंच पर चलते हैं। उसकी इस बात को सुनकर एक बार फिर अनीसा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं। वैसे तुम कौन से होटल चल रहे हो? उसकी इस बात का जवाब देते हुए सुदीप ने कहा, हम राइजिंग सन में जा रहे हैं। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, यू, तुम्हारी चॉइस इतनी गंदी कैसे हो सकती है? चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। कहते हुए उसने रास्ता बताना शुरू किया। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से 7 स्टार होटल के सामने रुकी। यह देखकर सुदीप ने एक गहरी ठंडी सांस ली और फिर बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद उसने अनीसा की तरफ का गेट खोला, जिसके बाद वो भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वो दोनों अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद सुदीप उसे लेकर एक तरफ को भी गया। अनीसा ने भी आगे कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों एक टेबल पर बैठे हुए थे। सुदीप ने अनीसा को देखते हुए कहा, ऑर्डर दीजिए। कहते हुए उसने मेनू कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनीसा ने भी आज सोच रखा था कि उसके सारे पैसे को ख़त्म करके ही रहेगी, इसलिए उसने मेनू बंद करते हुए एक वेटर से कहा, यहाँ की सिग्नेचर डिशेज ले आइए। उसकी इस बात को सुनकर वेटर यस मैम कहते हुए वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में उनके टेबल पर एक से एक बहुत ही खूबसूरती से सजी हुई डिशेस रखी हुई थी, जिसे देखकर अनीसा ने अपना स्पून उठाया और उनमें से एक डिश को अपनी प्लेट में लेते हुए उसको टेस्ट किया और फिर बोली, मुझे ना ये डिश अच्छी नहीं लग रही है। कहते हुए उसने दूसरी डिश टेस्ट की और फिर ऐसे ही वो एक एक कर सारी डिशेस को ट्राई करने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा,
इनमें से कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कहकर उसने एक वेटर को बुलाया। जब वो वेटर आ गया तो उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप ये सारी डिशेज़ ले जाइए और स्टाफ मेंबर्स में बांट लीजिएगा। कहते हुए वो उठ खड़ी हुई और वहाँ से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद सुदीप तो बस उसे देखता रह गया। उसने सामने देखा तो उसे वहाँ खाने की जगह अपने पैसे ही बिखरे हुए दिखाई दिए। अभी वो इसी सदमे में था कि तभी उस वेटर ने बिल लाकर उसको दिया, जिसे देखकर उसने मन मारते हुए उसे पे कर दिया और वहाँ से बाहर आया तो उसने देखा अनीसा वहीं कार के पास खड़ी है। उसे देखकर सुदीप उसके पास चला आया तो अनीसा उसे देखती हुई बोली, अच्छा खाना न होने की वजह से मेरा सारा मूड ख़राब हो गया। कहते हुए उसने अपने पैर पटक दिए तो सुदीप ने कहा, ऐसे मूड मत ख़राब करो, बताओ तुम्हारे लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा के चेहरे पर एक बार फिर से जहरीली मुस्कान छा गई। एक तरफ जहां अनीसा ने सुदीप की हवा टाइट कर रखी थी, वहीं प्रतिभा जी भी अपने पहचान वालों के साथ मीटिंग में लगी हुई थी ताकि वो सबको मना सकें कनिष्क के साथ की हुई इस डील को तोड़ने के लिए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ देने का मुआवजा काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए प्रतिमा खुद पर सारा रिस्क न लेते हुए अपने काम में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कनिष्क ने लगभग सारे शेयर होल्डर के साथ मीटिंग कर ली थी और अब उसके पास सबसे ज़्यादा शेयर थे उस कंपनी के। मीटिंग ख़त्म होते ही कनिष्क ने सबके साथ हाथ मिलाया और बोला, आप सब फिक्र मत कीजिए, कंपनी बिल्कुल सही हाथ में रहेगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। इस बात का वादा मैं कनिष्क बाजवा करता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर सारे शेयर होल्डर ने कहा, आप पर हम यकीन कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा है कि आप हमारे बड़े सर के दामाद हैं और हम अपने बड़े सर पर यकीन है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, लेकिन अभी इस बात की भनक ना तो प्रतिमा जी को होनी चाहिए ना ही उनके भाई को। इस खेल को मैं अपने तरीके से ख़त्म करना चाहता हूँ। उसकी इस बात पर एक शेयर होल्डर बोला, आप निश्चिंत रहें, हमारी तरफ से ये बातें बाहर नहीं आएंगी। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसके बाद सब वहाँ से धीरे धीरे करके बाहर जाने लगे। यह एक होटल का कमरा था जहाँ पर ये मीटिंग रखी गई थी। इसी के साथ अब इसी होटल में आगे भी बहुत कुछ होने वाला था, इसलिए कनिष्क वहीं बेड पर लेट गया और अनीसा को मैसेज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रतिमा जी ने सबको वो साबित कर दिखाया था। ये देखकर सभी कनिष्क से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उसे डील तोड़ने की डिमांड करने लगे। तो प्रतिमा जी ने सबके सामने आगे की प्रॉब्लम को रखते हुए कहा, लेकिन इस डील को तोड़ने के बाद मुआवजे में हमें 2 करोड़ रुपए देने होंगे, जो कि कंपनी अकाउंट से ही जाएगा। उसकी इस बात को सुनकर एक इंसान बोला, कोई बात नहीं, ये छोटा नुकसान उठाना आसान है, बड़े नुकसान की जगह। उसके इतना कहते ही बाकी के सारे लोगों ने भी उसकी बात में सहमति दिखा दी, जिसे देखकर प्रतिमा जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ जब अनीसा को मैसेज मिला कनिष्क का, तब तक शाम हो चुकी थी। ये देखकर अनीसा ने सुदीप से कहा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, क्यों ना हम अपने होटल चलकर खाना खा पी लें। उसकी इस बात को सुनकर तो जैसे सुदीप के मन में लड्डू फूट गए और उसने अपनी बत्तीसी चमकाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। इसके बाद दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद अनीसा ने एक मैसेज किया, मैं आ रही हूँ। उसके इस मैसेज को पढ़कर कनिष्क ने खुद से कहा, तो आप आ जाइए, मैं आपके स्वागत की तैयारियां करवाता हूँ। कहते हुए उसने एक वेटर को बुलाया और फिर अपने रूम को साफ़ करने को कह दिया और वहाँ से बाहर निकल गया और होटल के रेस्टोरेंट एरिया में आकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसने देखा एंट्री गेट से अनीसा अंदर आई और उसके पीछे पीछे सुदीप भी अंदर आया। कनिष्क ने जब उन दोनों को अंदर आते हुए देखा तो अपने पैरों के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठ गया। कुछ ही देर में सुदीप और अनीसा एक टेबल पर सेटल हो चुके थे। तभी वहाँ पर एक वेटर आया, जिसे देखकर सुदीप ने उसे कुछ डिशेज ऑर्डर कर दिया। तभी अनीसा बोली, और ये क्या, तुमने तो ड्रिंक्स ऑर्डर ही नहीं किया। आज हम दोनों साथ हैं और इस बात का सेलिब्रेशन तो बनता है ना। उसकी इस बात को सुनकर सुदीप बोला, वैसे सही कह रही हो तुम। फिर वेटर को देखते हुए बोला, और हाँ, जाकर एक बोतल शैंपेन की भी ले आना। उसकी इस बात को सुनकर उस वेटर ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वहाँ से वो कनिष्क की टेबल की ओर चला गया ऑर्डर लेने के लिए, क्योंकि उस टेबल से हटते ही कनिष्क ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर दिया था।
जब वो वेटर कनिष्क के टेबल पर पहुंचा तो कनिष्क ने सुदीप की तरफ इशारा करते हुए एक छोटा सा पैकेट उस वेटर को दे दिया था। साथ ही अपने पॉकेट से निकालकर एक गड्डी 2000 के नोट की उसके हाथ में रख दी, जिसे देखकर वो खुश हो गया और वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ सुदीप अनीसा से बातें करते हुए उसके सामने अपनी सेखी बघाड़ने में लगा हुआ था, लेकिन अनीसा उसकी इन बातों से बोर हो रही थी। लेकिन फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और अपने फ़ोन को अपने हाथों में लेकर टेबल के नीचे कर उसने कनिष्क को मैसेज किया, क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं? उसकी इस मैसेज के मिलते ही कनिष्क ने जल्दी से हाँ का रिप्लाई दिया। हालांकि वो वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन सुदीप ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था और कनिष्क ऐसे एंगल से बैठा था कि अगर वो देखता भी तो उसे उसकी पीठ ही दिखाई पड़ती। कुछ देर बाद वेटर आया और शैम्पेन की बोतल उनके सामने रख दी और साथ ही उसने एक एक गिलास दोनों के आगे रख दिया और अनीसा के आगे उसने हल्के ज़ोर से उस गिलास को रख दिया, जिसे देखकर अनीसा ने उसकी तरफ देखा तो उसने अनीसा को कुछ इशारा कर दिया, जिसे देखकर अनीसा ने हल्के से अपना सर हाँ में हिला दिया। सुदीप ने शैम्पेन की बोतल उठाई और उसे खोल दिया, जिसके बाद कुछ ड्रिंक बॉटल से बाहर गिर गई। जब गिरना शांत हुआ तो सुदीप ने अपने आगे से गिलास उठाया और फिर उस गिलास में शैम्पेन डालने लगा। जब उसने गिलास में भर दिया तो अनीसा ने उसके हाथ से वो गिलास ले लिया और फिर दूसरा गिलास जो उसके आगे में था उसने उसे सुदीप को बढ़ा दिया, जिसे देखकर सुदीप ने मुस्कुराते हुए उसे गिलास ले लिया, जिसे देखकर कनिष्क ने अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लाते हुए खुद से ही बोला, लेकिन मेरी बीवी है बहुत चालाक। वहीं दूसरी तरफ अनीसा और सुदीप ड्रिंक करने के साथ साथ डिनर भी कर रहे थे। जल्दी ही उनका खाना ख़त्म हो गया, जिसके बाद सुदीप ने कहा, आज की रात हम यहीं स्टे करने वाले हैं। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर वो सुदीप के साथ आगे बढ़ गई कि तभी सुदीप को देखते हुए अनीसा बोली, वैसे तुम्हें नहीं लगता हमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली है? उसकी इस बात का जवाब देते हुए सुदीप बहुत ही चौड़े होते हुए बोला, नहीं तो मेरी अल्कोहल कंजप्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और इतने से शैम्पेन से मेरा कुछ नहीं होता है। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा अपने चेहरे पर अप्रेजल के भाव लाते हुए कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब सुदीप पर इस पाउडर का असर होने लगा था और इस वजह से उसके सर में हल्के हल्के चक्कर आने लगे थे, जिसे वो अपने सर को बार बार झटक कर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। जल्दी ही दोनों एक कमरे के सामने पहुंच गए, जिसे देखकर सुदीप अपना की कार्ड लगाने वाला था कि तभी उसका कार्ड उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, जिसे देखकर अनीसा जल्दी से नीचे बैठी और की कार्ड को उठा लिया और फिर सुदीप को उस की कार्ड की जगह दूसरा कार्ड पकड़ा दिया, जिसे सुदीप ने ले लिया और उसे गेट लॉक एरिया में लगा दिया, जिससे जल्दी ही गेट खुल गया। ये देखकर सुदीप ने अनीसा की तरफ देखते हुए बोला, एनी बेबी कम ऑन लेट्स हैव ए फन टुगेदर। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने भी अपनी आंखों से एक अदा के साथ इशारा किया, जिसे देखकर सुदीप के दिल में तो जैसे अरमानों का बवंडर सा उठ गया और उसने अपने हाथ को अनीसा की कमर पर रख दिया, जिससे अनीसा के तन बदन में आग सी लग गई। लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। कुछ ही पल में दोनों रूम के अंदर थे। रूम के अंदर आने के बाद सुदीप, जिसे अनीसा की कमर को पकड़ा हुआ था, उसके ऊपर अपनी पकड़ कस ली। उसे ऐसे देखकर अनीसा अपने मन ही मन बोली, बस कुछ पल और रुक जा, फिर तुझे ये भी नहीं पता होगा कि तू कहाँ है और किसके साथ है। वहीं सुदीप जब उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन देखता है तो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ स्वीट हार्ट, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अपने पति को मिस कर रही हो? वैसे भी मेरे साथ होने पर पॉसिबल ही नहीं है कि तुम अपने पति को मिस करो। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने मन ही मन कहा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। वहीं सुदीप, जो अब तक आराम से खड़ा था, अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों में सीटी सी बज रही है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है और इसी के साथ जल्दी ही वो ज़मीन पर जाकर गिर चुका था। उसको ऐसे देखकर अनीसा अपने आप को उससे दूर करते हुए जाकर जल्दी से गेट खोलती है। उसके गेट खोलते ही कनिष्क रूम में आता है और उसे देखकर कहता है, उसका काम ख़त्म हो गया। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा हाँ में अपना सर हिला देती है। उसे देखकर अब कनिष्क कहता है, क्या आप ठीक हैं? उसकी इस बात पर अनीसा हाँ में अपना सिर हिला देती है
और कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब इसके साथ क्या करना है। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए कहता है, अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब तक ये उठेगा तब तक हम अपना काम कर चुके होंगे और पुलिस इसके गेट पर इसका इंतज़ार कर रही होगी। इसलिए आप चलिए यहाँ से। कहते हुए वो अनीसा की तरफ मुड़ा तो वो भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। इसी के साथ दोनों होटल रूम के लिए निकल जाते हैं और फिर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ दोनों रुके हुए थे। धीरे धीरे समय बीत जाता है और अगली सुबह आ जाती है। वो सुबह जो निर्णायक थी, वो सुबह जिसमें किसी का हिसाब होना था, वो सुबह जो अनीसा के लिए खूबसूरत और प्रतिमा जी के लिए बदसूरत होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ प्रतिमा जी अपने पूरे घमंड में थी कि आज वो कनिष्क का पर्दाफाश कर सकेंगी। लेकिन अभी वो तैयार होकर बाहर निकली ही थी, अभी उसने गेट खोला ही था कि तभी उनके सामने जो आया उसे देखकर वो हैरान हो गईं और सामने देखते हुए बोली, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं। उसकी इस बात का जवाब देते हुए सामने खड़े पुलिस वाले बोले, आपके ऊपर धारा 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है, आपको हमारे साथ आना होगा। उसकी इस बात को सुनकर प्रतिमा जी अवाक रह जाती हैं और कहती हैं, ये कब हुआ और किसने किया, मेरी गलती क्या है। उसकी इस बात का जवाब देने के लिए पुलिस वाले ने कहा, इन सब की जानकारी हमें एक गुप्त स्रोत से पता चली है और जांच करने के बाद हमें यह सारा दावा सही लग रहा है, इसलिए हम यहाँ आपको गिरफ्तार करने आए हैं। उनकी इस बात को सुनकर अब की बार प्रतिमा जी ने अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए कहा, और ये मुझे इल्ज़ाम क्या लगा है, पहले ये बताओ। क्योंकि मेरा राइट है कि मुझे किस जुर्म के लिए जेल ले जाया जा रहा है, वो मुझे पता होना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर पुलिस ऑफिसर ने कहा, आपने राजन मुखर्जी की कंपनी को धोखे से अपने नाम करवाया है और उसे अपने नाम से रन कर रही थी। साथ ही आपने उसके कुछ शेयर भी बेचे हैं। उसकी इस बात को सुनकर अचानक ही प्रतिमा जी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नज़र आने लगी, जिसे उन्होंने जल्दी से अपने काबू में कर लिया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ऑफिसर। मिस्टर राजन मुखर्जी मेरे पति थे, तो उनकी कंपनी में धोखे से क्यों लूँगी। उसकी इस बात का जवाब देते हुए ऑफिसर ने कहा, अब आप जो भी कहना चाहती हैं कोर्ट में कहिएगा, लेकिन आपके खिलाफ़ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। उसकी इस बात को सुनकर प्रतिमा जी ने कहा, आप ऐसे ही मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उनकी इस बात को सुनकर पुलिस ऑफिसर ने कहा, हम सबूतों के बेसिस पर आपको अरेस्ट कर रहे हैं और अब आपको जो भी सफाई देनी हो आप कोर्ट में जाकर आराम से दे सकती हैं। कहते हुए उसने एक लेडी कांस्टेबल को इशारा किया, जिसे देखकर उस लेडी कांस्टेबल ने आगे आते हुए उनके हाथों में हथकड़ी पहना दी और उन्हें लेकर जाने लगी। जल्दी ही वो उसे लेकर जीप में बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ केयर योरसेल्फ के ऑफिस में कनिष्क अपने साथ के सारे शेयर होल्डर के साथ आया था। वहीं प्रतिमा जी के इकट्ठा किए हुए शेयर होल्डर भी वहाँ मौजूद थे, ताकि वो कनिष्क के साथ हुई इस डील को तोड़ सकें। लेकिन जैसे ही कनिष्क वहाँ आया, उन सबको एक साथ वहाँ देखकर उसे सारी बातें समझ आ गईं और उसने कहा, क्या हम मीटिंग कर सकते हैं। उसकी इस बात को सुनकर सबने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि स्टाफ के सामने ऐसी बातें करके कोई फ़ायदा भी नहीं था। जल्दी ही सब मीटिंग हॉल में थे। तभी जो शेयर होल्डर्स यहाँ प्रतिमा जी के कहने पर आए थे, वो लगातार प्रतिमा जी को कॉल कर रहे थे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत चुका था। अब तक प्रतिमा जी यहाँ आई ही नहीं थी। तभी कनिष्क की नज़र जैसे ही उस इंसान पर गई, उसने कहा, वो अब यहाँ नहीं आएंगी, उन्हें उनकी असली जगह पहुँचा दिया गया है। उसकी इस बात को सुनकर सब कन्फ्यूजन के साथ उनकी तरफ देखने लगे। तभी कनिष्क, जो उन सबके चेहरे पर आए हुए भाव को देख रहा था, उन्हें देखकर उसने प्रोजेक्ट से अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया और फिर आज की लेटेस्ट न्यूज़ चला दी, जहां प्रतिमा जी की गिरफ्तारी का न्यूज़ आ रहा था। यह देखकर सबके होश उड़ गए। इसी के साथ कनिष्क ने उस न्यूज़ को प्ले करते हुए कहा, ये सच है। मैं आप सबको कोई धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए क्योंकि आप सब इस कंपनी के पिलर्स हैं। उसकी इस बात को सुनकर एक इंसान ने कहा, देखो तो धोखे की बात कर भी कौन रहा है, जो खुद एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। उसकी इस बात का साथ देते हुए एक और शेयर होल्डर ने यह कहा। धीरे धीरे ये आवाज़ उन लोगों के मुंह से आने लगी जो भी कल प्रतिमा जी के साथ मीटिंग में थे। तभी कनिष्क ने कहा, क्या आप सबको ये बात प्रतिमा जी ने बताई है।
उसके इस सवाल को सुनकर उनमें से एक ने कहा, कल ही हमें तुम्हारी सच्चाई पता लग गई थी और इसलिए हम ये डील कैंसिल भी करने वाले थे। तभी एक आवाज़ उस मीटिंग हॉल में आई, आप सब जिस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सब सोच समझकर इन पर इल्ज़ाम लगाएं। इस आवाज़ को सुनकर सबने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ गेट के पास अक्षित खड़ा था और उसके साथ खड़ी थी अनीसा, और इस बार उसने एनी का गेटअप नहीं रख रखा था। उन दोनों को देखकर सब हैरान रह गए। तभी प्रतिमा जी के साथ वाले एक शेयर होल्डर ने कहा, यंग मास्टर, आप बिजनेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, इसलिए आप इस मामले से दूर रहिए और अभी मैम को हमारी ज़रूरत है, इसलिए हम इसके झांसे में नहीं आएंगे। उसकी इस बात को सुनकर अक्षित बोला, बस बहुत सुन लिया मैंने अपने जीजू के खिलाफ़, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनेगा। उसकी इस बात को सुनकर वहाँ चारों तरफ एक खामोशी फैल गई। वहाँ का माहौल ऐसा था कि अगर कोई एक छोटी सी पिन को भी वहाँ गिरा देता तो उसकी भी आवाज़ साफ साफ सुनाई देती। तभी अक्षित ने बोलना शुरू किया, जानते क्या हो आप लोग इन दोनों के बारे में। उसके इतना कहते ही अब जाकर सबकी नज़र अक्षित के पास खड़ी हुई अनीसा पर गई। जब उन सबने अनीसा को ध्यान से देखा तो सबकी आंखें बड़ी हो गईं। सबके मुंह से बस यही निकला, एनी। तभी अक्षित उनकी तरफ आते हुए बोला, हाँ एनी, यानी कि अनीसा। यह कोई और नहीं बल्कि राजन मुखर्जी की बड़ी बेटी अनीसा मुखर्जी है और यह है उनके पति कनिष्क बाजवा। उसकी इस बात को सुनकर सब हैरान नज़रों से दोनों की तरफ देख रहे थे। तभी अक्षित ने आगे कहा, दीदी को देखकर आप सबको शौक लगा ना, क्योंकि आप लोगों को तो यही बताया गया था कि दीदी का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई हैं, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि जो उनके साथ हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक था। जैसे ही अक्षित ने सबके सामने अनीसा और कनिष्क के बारे में बताया कि वो राजन मुखर्जी की बड़ी बेटी है, सब हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ पर हर किसी को पता था कि अनीसा की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई है। सबको इस कदर हैरान देखकर अक्षित ने कहा, ऐसे हैरान मत होइए, क्योंकि जो कहानी आप लोगों को बताई गई है वो कहानी पूरी तरह से झूठी है और जो सच्ची कहानी है वो इतनी दर्दनाक है कि शायद किसी का भी खून खौल उठे। उसकी इस बात को सुनकर सब हैरानी से अक्षित की तरफ देखने लगे। साथ ही वो चाहते थे कि अक्षित उन्हें उस बात को बताए जो सच है। सबकी आंखों में सवाल देखते हुए अक्षित जाकर वहीं एक चेयर पर बैठ गया और सबकी तरफ देखते हुए बोला, आप सब भी बैठ जाइए। उसकी इस बात को सुनकर सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अनीसा भी जाकर कनिष्क के पास बैठ गई थी। तभी अक्षित ने अपनी बात कहनी शुरू की, जब मेरे पापा का देहांत हुआ इस समय मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि मेरे बड़े होने तक पापा चाहते हैं कि दीदी इस कंपनी को संभाले, लेकिन जैसे ही पापा की मौत हुई मॉम ने सबको एक पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर सबको दिखाए जो उनके नाम के थे, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि वो पेपर झूठे और नकली थे। ये रहे उस पेपर के झूठे होने के सबूत जो मैंने कोर्ट से निकलवाए हैं, और पापा की असली वसीयत में भी लिखा था कि कंपनी को मेरे और दीदी में बराबर बराबर बांट दिया जाए, लेकिन माँ को ये पूरी कंपनी चाहिए थी। इन सब के अलावा मेरी माँ के भाई की गंदी नज़र मेरी दीदी पर थी। कई बार उसने ऐसी कोशिश भी की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा। लेकिन एक दिन उसे ये सब करने का मौका मेरी माँ ने ही दिया और मुझे लेकर वो घर से चली गई। लेकिन संयोगवश उस दिन पार्टी में पहुँचते ही मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा माँ को बताकर घर चला जाता हूँ, लेकिन माँ मुझे कहीं मिली नहीं, तो मैं उन्हें बिना बताए घर वापस आ गया। लेकिन जब घर वापस आया तो वहाँ पर अपने मामा का बहसी रूप देखा। ये देखकर मैं कुछ करने जा ही रहा था कि तभी दीदी ने उसे बहुत से मार दिया, जिससे उसके सर से बहुत खून आने लगा और वो बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद मैंने दीदी को यहाँ से भगा दिया, जिसके बाद मैं खुद भी वापस पार्टी में चला आया ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि मैंने दीदी की मदद की है, क्योंकि अगर किसी को पता चलता तो दीदी की जान को फिर से खतरा हो सकता था। दीदी यहाँ से तो चली गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी माँ और उनके भाई ने मिलकर ढूंढना नहीं छोड़ा, और उसका कारण था ये कंपनी। अभी भी 50% उनके नाम थी और उनके इसे ढूंढने की वजह से ही ये अपनी जगह को बदलती रही। और फिर इनकी मुलाकात हुई जीजू से। अब सब आपके सामने है। कहते हुए वो चुप हो गया।
तो बाकी के सारे शेयर होल्डर भी शांत हो गए। लेकिन तभी एक ने कहा, गलती प्रतिमा जी की होने के बावजूद भी जो गलती मिस्टर बाजवा ने की है वो छुप तो नहीं सकती ना। उसकी इस बात को सुनकर इस बार कनिष्क ने कहा, सही कहा, लेकिन अगर वो खबर ही झूठी हो तो। उसकी इस बात को सुनकर एक बार फिर से सबकी आंखों में सवाल आ गया, जिसे देखकर कनिष्क ने कहा, वो खबर जानबूझकर प्रतिमा जी के पास पहुंचाई गई थी ताकि वो मुझे एक्सपोज करने में बिजी रहें और मैं अपना काम कर लूं। उसकी इस बात को सुनकर अब सबकी समझ में आ चुका था कि क्या हुआ है और क्या नहीं। तभी अक्षित ने कहा, हमारी डील ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। वैसे भी आप सब जानते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट रेट कम हो चुकी है। उसे वापस से रिस्टोर करने के लिए हमें ये करना होगा और आज से कंपनी को अनीसा दीदी ही चलाएंगी। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं सिर्फ यहाँ नज़र रखूँगी, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और इस कंपनी का सारा भार तुम उठाओगे। लेकिन हाँ, मैं इस कंपनी के साथ तब तक काम करूँगी जब तक ये कंपनी वापस अपनी जगह पर नहीं आ जाती। उसकी इस बात पर अब अक्षित ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी पता था कि अनीसा का फाइनल डिसीजन है। जहाँ ऑफिस में सब कुछ ठीक हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ होटल के उस रूम में जहाँ अभी भी सुदीप सोया हुआ था, अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसके कमरे में एक लड़की बैठी हुई चिल्ला रही थी और चिल्लाते हुए कह रही थी, मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया, मेरी इज्जत लूट ली तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगी, तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुदीप हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ड्रग्स की वजह से उसके सर में काफ़ी दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। अभी वो सब कुछ समझता उससे पहले ही गेट पर नॉक होने की आवाज़ आई। यह सुनकर वो लड़की जल्दी से अपने आप को ढंग से कवर करती हुई भागकर गेट को खोल दिया, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को खड़ा पाया और साथ ही होटल का मैनेजर था। मैनेजर ने जब उस लड़की को वैसी हालत में देखा तो उसने जल्दी से अपना ब्लेजर निकालकर उसे दे दिया, जिसे लेकर लड़की ने भी पहन लिया और फिर पुलिस की तरफ देखती हुई बोली, सर, कल रात मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और इसने मेरे नशे में होने का कारण मेरा फ़ायदा उठाया है। इसने मेरा रेप किया है। अचानक से उसके द्वारा लगाए गए इस एलिगेशन को सुनकर सुदीप हैरान रह गया, लेकिन अभी वो कुछ और बोलता उससे पहले पुलिस वालों ने सुदीप के हाथों में हथकड़ी लगा दी और फिर वहाँ से उसे लेकर चला गया। सुदीप और प्रतिमा जी दोनों ही जेल जा चुके थे। उन दोनों के जुर्म का सारा सबूत कनिष्क ने पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया था और इसी के साथ उन्होंने केयर योरसेल्फ को अक्षित के हाथों में सौंपकर वापस मुंबई के लिए निकल गए। कुछ घंटों की दूरी तय करने के बाद जब वो मुंबई पहुँचे तो वहाँ पर उन्नति परेशान सी बैठी हुई थी। उसे ऐसे देखकर कनिष्क उसके पास जाते हुए बोला, उन्नति, क्या हुआ? अचानक से अपने सामने से कनिष्क की आवाज़ सुनकर वो चौंक उठी और फिर जब अपने सामने सच में कनिष्क और अनीसा को देखा तो अचानक से कनिष्क के गले लगकर रो पड़ी। उसे ऐसे रोते देखकर दोनों का दिल घबरा रहा था और इसी घबराहट के साथ कनिष्क ने कहा, हे उन्नति, क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? और अनीस, वो कहाँ है? उसके अचानक से इतने सारे सवाल को सुनकर अब उन्नति को ख्याल आया कि कनिष्क को तो कुछ पता ही नहीं है। ये ख्याल आते ही वो उससे दूर हुई और सुबकते हुए बोली, भाई, वो मंकू का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके इतना कहते ही अनीसा जल्दी से आगे बढ़ी और उसने खुद को संभालते हुए बोली, क्या मतलब है इस बात का? और मेरा बच्चा ऐसे कैसे नहीं मिल रहा? उसकी इस बात को सुनकर उन्नति बोली, अनीसा, आज वो स्कूल गया था, लेकिन जब अनीस उसे लेने के लिए गया तब वहाँ के स्टाफ ने बताया कि स्कूल में ही कोई आकर उसे ले गया। यह सुनते ही कनिष्क ने जल्दी से अनीस को कॉल लगाया, जो कि यहाँ वहाँ मंकू को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अनीस का फ़ोन रिंग हुआ वैसे उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया और फ़ोन पर कनिष्क का नाम देखकर उसने तुरंत उसे रिसीव कर लिया। तभी कनिष्क की आवाज़ उभरी, तू जहाँ भी है घर आ जा। उसकी इस बात को सुनकर अनीस ने कहा, लेकिन तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या तू घर वापस आ गया है? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने कहा, पहले तू घर आ, फिर बात करते हैं। उसकी इस बात को सुनकर अनीस ने फ़ोन साइड में रख दिया और गाड़ी को घर की तरफ घुमा दिया।
वहीं दूसरी तरफ कनिष्क ने फ़ोन रखने के बाद सीधे मंकू के प्रिंसिपल को फ़ोन लगा दिया। जल्दी ही फ़ोन रिसीव हो गया। रिसीव होने के बाद सामने से आवाज़ आई, यस। उसके इतना कहते ही कनिष्क ने कहा, मिस्टर बत्रा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके बिना किसी ऐसी जानकारी कि मेरे बेटे को किसी और को कैसे दे दिया? उसकी इस बात को सुनकर सामने से आवाज़ आई, आप कौन बोल रहे हैं? उसके इतना कहते ही कनिष्क ने हल्के गुस्से में लेकिन अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं कनिष्क बाजवा बोल रहा हूँ। उसके इतना कहते ही अपने केबिन में बैठा हुआ प्रिंसिपल अपनी जगह को छोड़कर उठ खड़ा हुआ और बोला, लुक मिस्टर बाजवा, जो आया था यहाँ मैंग को लेने के लिए, उसने कहा कि वो आपका एम्प्लॉय है, इसलिए हमने उसे दे दिया। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने कहा, ओह, लेकिन क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि मेरे और अनीस के अलावा कोई और आया हो उसे रिसीव करने के लिए, और आज अचानक से जब कोई और आया उसे लेने के लिए, तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा? आप कम से कम मुझे कॉल तो कर सकते थे ना। उसकी इस बात को सुनकर प्रिंसिपल की बोलती बंद हो गई, क्योंकि यहाँ उसकी गलती थी जो वो मान भी रहा था। उसे ऐसे चुप देखकर कनिष्क ने आगे कहा, आधे घंटे में मैं वहाँ आ रहा हूँ, मुझे वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखना है, तो तैयार करवा कर रखिए। कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया। तभी अनीसा उसके पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, हमारा मंकू हमें जल्दी ही मिल जाएगा। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने हल्के से उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, हाँ, वो हमें छोड़कर ज़्यादा देर तक रह भी नहीं सकता है। कहते हुए वो हल्के से मुस्कुरा दिया। वहीं अनीसा ने जब उसकी मुस्कुराहट को देखा तो उसे साफ समझ आ रहा था कि वो उसे शांत करवाने के लिए ऐसे मुस्कुरा रहा था, जबकि मंकू की सबसे ज़्यादा फिक्र उसे ही हो रही थी। इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। इसी के साथ कनिष्क वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। जैसे ही वो घर से बाहर पहुँचा, उसी समय अनीस की गाड़ी भी आकर रुकी। यह देखकर वो आगे बढ़ गया और पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बोला, स्कूल की तरफ गाड़ी बढ़ा लो। उसकी इस बात को सुनकर अनीस ने भी आगे बिना कुछ बोले गाड़ी भगा दी। कुछ ही देर में दोनों स्कूल पहुंच चुके थे, जहां पर प्रिंसिपल बत्रा खड़े दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे उन्होंने कनिष्क को देखा, वो उसके पास गए और बोले, आइए मिस्टर बाजवा, मैंने सब तैयार कर रखा है। कहते हुए वो आगे बढ़ गए। उन्हीं के साथ साथ कनिष्क और अनीस भी चल दिए। जल्दी ही दोनों सर्विलेंस रूम में थे, जहां पर एक इंसान बैठा हुआ सारे सिस्टम पर नज़र रख रहा था। उन्हें देखते ही उसने एक फुटेज चला दिया, जिसमें एक गाड़ी आकर स्कूल के गेट पर रुकी और उसमें से कैप पहने एक आदमी निकला और सीधे प्रिंसिपल केबिन की तरफ चला गया। कुछ ही देर में वो मंकू को लेकर बाहर की तरफ निकल गया। बाहर जाते समय उसकी तस्वीर एक कैमरे में कैद हो गई थी, जिसे देखकर अनीस की आंखें बड़ी हो गईं और उसने कहा, ये तो। उसके इतना कहते ही कनिष्क ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तुम इसे पहचानते हो? उसकी इस बात को सुनकर अनीस ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हमें अभी की अभी चलना होगा। कहते हुए वो बाहर की तरफ निकल गया। उसके साथ ही कनिष्क भी बाहर की तरफ चला गया। बाहर आते ही कनिष्क ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, कौन था वो? उसकी इस बात के जवाब में अनीस ने कहा, मिस्टर राजदादा का असिस्टेंट था। उसकी इस बात को सुनते ही कनिष्क की आंखें बड़ी हो गईं और उसने अनीस की तरफ देखते हुए कहा, जल्द से जल्द राजदादा हाउस की तरफ चलो। उसकी इस बात पर अनीस ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वहाँ से कार में बैठकर निकल गए। अनीस गाड़ी को जितनी तेज़ी से भगा सकता था, वो उतनी तेज़ी से भगा रहा था। कुछ ही देर में गाड़ी राजदादा हाउस के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से उतरते ही कनिष्क जल्दी से बाहर निकला और अंदर की तरफ जाता हुआ चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर एंड मिसेस राजदादा, मेरा बेटा कहाँ है? उसकी इस बात को सुनकर मिस्टर एंड मिसेस राजदादा बाहर आ चुके थे। जब मिस्टर सुमित राजदादा ने कनिष्क को ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने कहा, मिस्टर बाजवा, आप हमारे दर पर आए, इस बात की हमें बेहद खुशी हुई। आइए बैठिए। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क बोला, मैं यहाँ किसी मेहमान नवाजी के लिए नहीं आया हूँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर मिस्टर सुमित राजदादा ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर बाजवा? आपका बेटा हमारे पास कैसे होगा? आपका बेटा तो आपके घर में ही होगा ना। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो आगे बढ़ते हुए मिस्टर राजदादा के कॉलर को पकड़कर गुस्से में कहा, ज़्यादा होशियारी की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे बताओ मेरा बेटा कहाँ है?
उसकी इस हरकत को देखकर जल्दी ही मानवी रायजादा हरकत में आ गई और उसने जल्दी से कनिष्क के पास जाकर उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हमें कैसे पता हो सकता है कि मंकू कहाँ है और तुम ये कैसी भी हरकत कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों ने उसका किडनैप करवा लिया है। उसकी इस बात को सुनकर मानवी हल्के से चिल्लाते हुए कहती है, भूलो मत कनिष्क, मंकू मेरा भी बेटा है। उसने अभी इतना कहा ही था कि कनिष्क ने सुमेध को छोड़ दिया और उसकी तरफ पलटते हुए कहा, नहीं, मंकू सिर्फ मेरा और अनीसा का बेटा है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर और उसकी लाल आंखों को देखकर एक पल को मानवी डर गई, लेकिन अभी इसके आगे कोई भी कुछ करता उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस आ गई, जिसे कि आते वक्त रास्ते से ही कनिष्क ने फ़ोन कर दिया था। जैसे ही पुलिस वहाँ आई वैसे ही कनिष्क ने कहा, सर हमें पूरा घर चेक करना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने मेरे बेटे को यहीं कहीं छुपा कर रखा है। उसकी इस बात को सुनकर सुमेध ने कहा, क्या पागलपंती है ये? मैं क्यों छुपाऊंगा तुम्हारे बेटे को? उसकी इस बात को सुनकर पुलिस ऑफिसर ने कहा, आपका असिस्टेंट ही इनके बेटे को स्कूल से ले गया है और हमें पूरा शक है कि आपने उसे यहीं कहीं छुपा कर रखा होगा, इसलिए हमने आपके घर का सर्च वारंट भी निकलवाया है। उसकी इस बात को सुनकर अब सुमेध ने कुछ भी नहीं कहा और शांति से खड़ा हो गया। वहीं पुलिस ऑफिसर ने अपने कांस्टेबल को इशारा करते हुए छानबीन करने का आदेश दिया। जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिली सब अपने अपने काम में लग गए। जल्दी उन्होंने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी मंकू नहीं मिला। यह देखकर सुमेध के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। वहीं पुलिस ऑफिसर ने कनिष्क की तरफ देखते हुए कहा, सर शायद उस असिस्टेंट ने ही आपके बेटे को गायब किया है, हमें उससे ही पूछताछ करनी होगी। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं इनकी फितरत को अच्छे से जानता हूँ और मुझे भरोसा है कि मेरा बेटा यहीं होगा। कहते हुए उसने वहीं रखा एक बॉक्स उठाया और उसे अपने सामने खड़े बड़े से फ़ोटो पर मार दिया। अचानक उसके ऐसा करते ही सुमेध और मानवी की आंखें बड़ी हो गईं। वहीं उस बाँस के लगते ही उस फ़ोटो का सारा कांच टूटकर बिखर गया और उसमें से एक रास्ता दिखाई देने लगा। यह देखकर कनिष्क की आंखें चमक उठीं। वहीं सुमेध और मानवी की आंखों में दहशत आ गई। इस बार कनिष्क खुद से ही उस रास्ते के अंदर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, एक पूरी पैसेज के बाद एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जहाँ मंकू बैठा हुआ रो रहा था। उसे देखकर कनिष्क के सीने में जैसे ठंडक पड़ गई थी। उसने उसे देखते हुए आवाज़ दिया, मंकू। वहीं मंकू ने जब अपने सामने से अपने पापा की आवाज़ सुनी तो उसने अपने चेहरे को उठाकर देखा और वहाँ कनिष्क को देखकर वो दौड़ते हुए आया और उसके गले से लग गया और बोला, पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, बेटा आपके मम्मा पापा ने भी आपको बहुत मिस किया है। देखो अब तो हम आ भी गए हैं, अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। उसकी इस बात को सुनकर मंकू ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, पक्का? उसकी इस बात को सुनकर कनिष्क ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरा बच्चा। चलो अब हम घर चलते हैं, आपकी मम्मा भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। उसकी इस बात को सुनकर मंकू उसके गले से लिपट गया और कनिष्क वहाँ से घर की तरफ निकल गया। बाहर आने के बाद पुलिस ऑफिसर ने मानवी और सुमेध को अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं कनिष्क और अनीस वहाँ से बाहर की तरफ निकल गए। कुछ ही देर में कनिष्क बाजवा मेंशन पहुँच चुका था। जैसे ही वो घर पहुँचा, मंकू जल्दी से कार से निकलकर घर के अंदर की तरफ भाग गया, क्योंकि अपने पापा को देखने के बाद अब उसे एहसास हो गया था कि उसकी मम्मा भी आ चुकी हैं। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, उसे सामने ही परेशान सी इधर उधर टहलती हुई अनीसा दिखाई दी। उसे देखते ही वो दौड़ते हुए जाकर उसके पैरों से चिपक गया। उसके ऐसे अपने पास देखकर अनीसा ने उसे अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। वहीं मंकू भी उसके सीने से लगे हुए बिल्कुल शांति से था। तभी अनीसा बोली, बच्चा आप डर गए थे? उसके इतना कहते ही मंकू ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोला, मम्मा मुझे ना बहुत डर लग रहा था, पर मैं रोया नहीं, क्योंकि मैं गुड बॉय हूँ ना। उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने उसके सर पर प्यार से किस करते हुए बोली, बिल्कुल आप तो मेरा अच्छा बच्चा हो और आपको उन लोगों ने चोट तो नहीं पहुँचाई ना। उसकी इस बात को सुनकर मंकू ने ना में अपना सिर हिला दिया और फिर अनीसा को देखते हुए बोला, मैंने आपको बहुत मिस किया।
उसकी इस बात को सुनकर अनीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। ऐसे ही अब दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था और इन्हीं बातों के साथ अब धीरे धीरे मंकू के दिल में बैठा हुआ डर भी कम हो रहा था। अब सब कुछ अपनी सही दिशा में जा रहा था। समय भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। सुदीप और प्रतिमा जी को सज़ा हो गई थी। उनके जुर्म को देखते हुए उन्हें सज़ा हुई थी, लेकिन प्रतिमा जी की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। इन सारी बातों ने उनके दिमाग पर असर डाला था और इसलिए वो धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी, जिसके बाद जेल वालों ने ही उन्हें मेंटल असाइलम में भेज दिया था, जहां उनकी ज़िंदगी कट रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुमेध ने मानवी को बचाने के लिए सारे जुर्म अपने ऊपर ले लिए थे और जेल चला गया था। उसके जेल जाने के बाद मानवी सारे पैसों पर अपना हक जमा लिया था। मतलब तो उसे अपने बच्चे से पहले भी नहीं था और अब सुमेध के जेल जाने के बाद उससे बच्चे की डिमांड करने वाला भी कोई नहीं रह गया था। इसलिए उसने ऐश के साथ ज़िंदगी बिताना शुरू कर दिया। रोज़ पार्टीज करना और अलग अलग लड़कों और आदमियों के साथ रहना जैसे उसका शौक़ बन गया था। वहीं दूसरी तरफ कनिष्क और अनीसा की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। कनिष्क और अनीसा अब सेकंड बेबी की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं मंकू भी अब पहले से बड़ा हो गया था। वहीं अनीस और उन्नति ने भी शादी कर ली थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सबकी लाइफ में खुशियों ने दस्तक दे दी थी और सब सुकून के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे थे। अब इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही थीं। द एंड।